हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरदार त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग अपने भीम बैच में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत अगला टॉपिक राइबोसोम पर बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बात को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम सबसे पहले बात करते हैं कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की। राइबोसोम को डिस्कवर किया जॉर्ज पालाडे ने। जॉर्ज पालाडे ने बेटा 1953 में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल में कुछ स्कैटर्ड पार्टिकल्स के रूप में राइबोसोम को देखा। अब बात यह आती कि राइबोसोम का नाम राइबोसोम क्यों रखा गया। इन्होंने इसके केमिकल नेचर को जब देखा तो राइबो का मतलब यहां पर आरएनए से है और प्रोटीन से बनी हुई ये संरचनाएं थी, इसलिए इनका नाम राइबोसोम रखा गया। जहां राइबो का मतलब था आरएनए प्लस प्रोटीन और सोम का मतलब बेटा यहां पर होता है बॉडी या इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब एक अगली बात यहां पर समझ के चले कि राइबोसोम सेल में पाए कहां पे जाते हैं। देखो, पहले पूरी बात को समझ लेना। अगर हम ऑकरेंस की बात करें, इनकी प्राप्ति स्थान की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के साथ पाए जाते हैं। कहां पे? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होते हैं वो कहां पे मिलते हैं? आपको मैंने बताया था बैक्टीरिया में कि सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब अगर बच्चा हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में अगर हम इसे देखें तो ये ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खास करके RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इसके साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड्स में, यूकैरियोट्स में इतनी जगह पाए जाते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ प्लास्टिड्स के स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। यहां पर एक बात को समझने से पहले, सारी बातों को समझने से पहले एक मुख्य मुद्दा और समझ लें। क्या? कि राइबोसोम ऐसी रचनाएं हैं जो मेम्ब्रेन लेस होती, इन पर किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है। जैसे कि आपको बताया गया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम लोगों ने बात की किसकी? गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब सिंगल मेम्ब्रेनस थे। बीच में हमने दो और पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये डबल मेम्ब्रेनस थे। आज राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम पर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब अगर यहां पर हम बात करें टाइप की, टाइप ऑफ राइबोसोम की अगर बात की जाए तो इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एटीएस राइबोसोम, दूसरा होता है 70S राइबोसोम। दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, एटीएस राइबोसोम और दूसरे होते हैं बेटा 70S राइबोसोम। अब इसमें एक बात बहुत विशेष ध्यान रखें, यहां पर जो एटीएस राइबोसोम है ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स, केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जबकि 70S राइबोसोम फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले जो 70S राइबोसोम होते फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, दो जगह पे मिलते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? टाइप ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एटीएस राइबोसोम, दूसरा 70S राइबोसोम। जो एटीएस राइबोसोम होते हैं ये केवल यूकैरियोट की कोशिकाओं में मिलते हैं, जबकि अगर हम 70S राइबोसोम की बात करें तो 70S राइबोसोम फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसमें से जब ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और प्लास्टिड्स यानी लवक के स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो दो सब यूनिट में पाया जाता है। कोई भी हो, 70S राइबोसोम हो या एटीएस राइबोसोम हो, दोनों प्रकार के राइबोसोम दो यूनिट के रूप में उपस्थित होते हैं। ये दोनों सब यूनिट प्रोटीन संश्लेषण से थोड़ा सा पहले आपस में जुड़ते हैं, बाकी समय ये अलग अलग रहते हैं। दोनों सब यूनिट के जुड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की एक विशिष्ट सांद्रता की जरूरत होती है। मैग्नीशियम आयन के एक विशिष्ट सांद्रता की जरूरत होती है। दो सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे एटीएस की, अब जो एटीएस राइबोसोम है इसकी दो सब यूनिट होती है, एक होती है बेटा 60S और दूसरी सब यूनिट होती है 50S। ऐसे इनमें से एक को हम लार्ज सब यूनिट और दूसरे को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं, आप यहां पे देख सकते हो। अब जैसे हम मान लेते हैं कि एटीएस राइबोसोम है ये, तो एटीएस राइबोसोम का जो 60S है वो 60S जो है वो 60S ये हो गया और इसका 40S बेटा ये हो गया। इस तरीके से ये 60S लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट जो है ये 40S है। अब मैंने क्या कहा कि दोनों सब यूनिट प्रोटीन सिंथेसिस के समय
एक दूसरे से एसोसिएट होती है और इनके एसोसिएट होने के लिए मैग्नीशियम आयन की विशिष्ट सांद्रता की जरूरत होती है, जिसकी उपस्थिति में ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन कब जुड़ते हैं? ये जो फिगर आप देख रहे हो ये कॉमनली नहीं है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस the both subunit are associated together in a critical concentration of magnesium ion, निश्चित सांद्रता में। अब देखिए इसके आगे की अगर बात की जाए तो आगे की हम लोग जो बात करेंगे, अब अगर बात की जाए 70S की, तो बेटा 70S भी यहां पर एक बात ध्यान रखो, ये भी दो सब यूनिट से ऐसे ही मिलकर के बना होगा, बस इसके यूनिट यहाँ पे बदल जाएंगे। इसकी जो लार्ज सब यूनिट होगी, लार्ज सब यूनिट जो होती है बेटा, वो लार्ज सब यूनिट बनेगी 50S से, और जो स्मॉल सब यूनिट होगी, स्मॉल सब यूनिट होगी, वो स्मॉल सब यूनिट होगी 40S से। बात समझ में आ गई कि इसमें भी यानी 70S में भी दो सब यूनिट है, एक है लार्ज सब यूनिट जो कि 50S है और दूसरी है स्मॉल सब यूनिट जो कि 40S है। अब बेटा बार बार बच्चे एक बात पूछ देते हैं कि सर इसमें यस क्या है, या इसको जोड़ने पर, सॉरी ये 40 नहीं है बेटा, यहां पर है 30S। तो ये तो सर 80 हो रहा है और ऊपर हम जोड़ रहे तो 100 हो रहा है। बच्चों इसका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल अगर हम बात करें कि यहां पर यस क्या है, हेयर एस इक्वल टू सेप्टबर्ग यूनिट। इस एस का मतलब होता है सेप्टबर्ग यूनिट। क्या मतलब बताया? हेयर एस इक्वल टू सेप्टबर्ग यूनिट। अब ये सेप्टबर्ग यूनिट क्या होती है? स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंशन कोफिशिएंट, स्टैंड फॉर सेडिमेंशन कोफिशिएंट। हिंदी में कहते हैं हम इसको अवसादन गुणांक। अब ये क्या होता है? यह अवसादन गुणांक वास्तव में होता क्या है बेटा? अगर इनडायरेक्टली हम बात करें तो इसके द्वारा हम किसी भी राइबोसोम की डेंसिटी और साइज को मेजराइज करते हैं। क्या मैंने कहा? इनडायरेक्टली मेजराइज डेंसिटी एंड साइज। अब इस बात का मतलब क्या निकालो आप? दोबारा से पूरी बात को सुनो। मैंने क्या कहा कि जैसे 70S यहां पर है तो लार्ज सब यूनिट इतनी, स्मॉल सब यूनिट इतनी आ रही, अब आप इसे जोड़ रहे हो तो 80 आ रहा। बेटा इसको जोड़ना नहीं है, यहां पर दोनों सब यूनिट का, एक सब यूनिट ये और एक सब यूनिट ये, दोनों सब यूनिट का ये सेडिमेंशन कोफिशिएंट है। इनकी साइज और डेंसिटी को नापने के लिए हम अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जब उसमें डाला जाता है तो उसके ये अलग अलग ट्यूब में जाकर के बैठते हैं। तो इनको बेटा मैथमेटिक्स के स्टाइल पे नहीं जोड़ना है। यस एक यूनिट है और उस यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? राइबोसोम के साइज और डेंसिटी को। तो जब अलग अलग नापते हैं दोनों यूनिट को तो अलग अलग आता है, और जब एक साथ जोड़ के नापते हैं तो वो 70S आता है। तो कई बार हम इसे जो जोड़ते हैं ना, ये गलत मेथड है, यह जोड़ना है ही नहीं इसको। ये दोनों सब यूनिट की अलग अलग डेंसिटी है। क्लियर हो गई बात? अब अगर कोई आपसे बात करता है कि राइबोसोम का काम क्या है,
तो देखो इसके काम के बारे में छोटे बच्चे भी जानते हैं कि इसका जो मेन फंक्शन है, अगर हम फंक्शन की बात करें, अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो इसका काम क्या है? इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनली राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? कॉमनली इसे कहते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर हो गई बात? कॉमनली क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिखा है, ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। बहुत छोटा सा टॉपिक था, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक अगली क्लास।